स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का वो है असर्शन एंड रीजंस। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, और उस पर बेसिस रीजंस आपको दिए जाते हैं। हमें फाइंड करना होता है क्या वो स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन है क्या वो उसको एक्सप्लेन, जो स्टेटमेंट है उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। इस तरीके से हमसे पूछा जाता है और हमें आंसर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट एज एन असर्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्या कहा गया है, दो स्टेटमेंट्स एक तरह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर किस तरीके से होते हैं, एक तो होता है असर्शन जिसमें क्या होता है, फैक्ट दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट होता है हमारा रीजन, जो क्या देता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट, जो फैक्ट है हमारा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रीजन दिया जाता है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो होता है असर्शन और एक होता है हमारा रीजन, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको सिर्फ ये फाइंड करना होता है क्या दोनों ही असर्शन जो दिया जाता है और जो रीजन दिया जाता है क्या ये दोनों ही करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर दोनों करेक्ट हैं, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द रीजन सपोर्ट्स द असर्शन। तो अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी और रीजन भी अगर दोनों ही करेक्ट है, तो ये फाइंड करना होता है कि जो हमारे पास रीजन है क्या वो सही से एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है किसे, असर्शन को, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये फाइंड करना है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इस पर बेसिस क्वेश्चन आएंगे, हमें बस उसमें क्या करना है, उन्हें सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट आपको ये एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपको ऊपर दिया गया है, असर्शन दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे रीजन भी आपको यहाँ पे गिवन है। असर्शन क्या है, जो स्टेटमेंट है, कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो फैक्ट दिया गया है वो क्या है, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। जो जेम्स वॉट है क्या उसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। ऑफ कोर्स ये ट्रू है कि जेम्स वॉट ने क्या किया था, स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। It was invented to pump out the water from the flooded mines. क्या वो इन्वेंट हुआ था किस लिए, कि वो क्या करे, वाटर को पंप आउट करे फ्लडेड माइंस से। तो ये भी करेक्ट है। ऑफ कोर्स किस लिए हुआ था, वो जो इन्वेंट जो किया गया था स्टीम इंजन को, किस लिए किया गया था कि वो फ्लडेड माइंस में से वाटर को क्या करें, पंप आउट, वाटर को बाहर निकालें। तो ये जो हमारे पास रीजन है और असर्शन है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि दोनों करेक्ट होने के बाद इफ बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो हमें ये भी पता करना है कि वो जो रीजन है वो फैक्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हो। तो आप यहाँ देखेंगे जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन उसने इन्वेंट किया था। अब यहाँ बोला है इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस, फ्लडेड माइंस में से पानी को बाहर निकालने के लिए। तो ऑफकोर्स इसीलिए इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको असर्शन दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया गया है, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वुड मेल्ट द पोलर आइस। क्या कहा गया है कि जो लेवल इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बढ़ रहा है उसकी वजह से पोलर आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। जो आइस है नॉर्थ की तरफ, तो वो क्या है, पोलर जो आइस होती है क्या वो मेल्ट हो रही है उसकी वजह से, ऑफ कोर्स ये मेल्ट हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज पर, लेवल इंक्रीज होने पर पोलर आइस मेल्ट होती हैं। दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो क्या है, यहाँ पर ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं रीजन की।
increased levels of carbon dioxide would increase the temperature. अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया है, नीचे जो रीजन है वो क्या दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन. जो फैक्ट दिया गया है वो भी करेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज होने पर पोलर आइस क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है. ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है रीजन, ये कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का लेवल भी क्या हो जाता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये भी ट्रू है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आ गए. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अब हमसे ये भी एक पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हमें ये भी पता करना है कि जो हमारा रीजन है वो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने पर, उसका लेवल इंक्रीज होने पर जो हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स हमारा जो पोलर आइस है वो क्या होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा. दैट मीन्स जो रीजन है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने पर पोलर आइस कैसे मेल्ट हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि जैसी लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर का, इंक्रीज हो रहा है. और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. दैट मीन्स ये रीजन जो है वो स्टेटमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो होगा कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ए और आर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो आर है वो ए को पूरी तरह से करेक्टली वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर ए ऑप्शन है ये क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, जो ए है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए. अब यहाँ पे हमें असर्शन दिया गया है यूरेनियम कैन अंडरगो अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. यूरेनियम एक एलिमेंट है. ठीक है, अब क्या कहा गया है कि जो यूरेनियम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियस की फ्यूजन रिएक्शन होती है जहां पे फ्यूज होते हैं. ठीक है, जहां पर फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, वहां इस रिएक्शन में उस रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो यूरेनियम है वो इस्तेमाल में लिया जाता है. तो ऑफ कोर्स ये ट्रू है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसमें यूरेनियम भी इस्तेमाल में आती है. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है. अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की. यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस. यूरेनियम जो एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस होता है, यूरेनियम का जो एटम होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और अनस्टेबल होता है. ठीक है, यूरेनियम इसका आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है अभी तक. ठीक है, तो यूरेनियम जो है उसका जो न्यूक्लियस, अगर उसका न्यूक्लियर जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो बड़ा है तो ऑफ कोर्स उस साइज में बिग होगा. और जितना ज्यादा साइज बड़ी होती है उतने ही न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो साइज का बिग साइज में होता है और वो अनस्टेबल होता है. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट हो गए. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. अब ये कहा जाता है कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो रीजन जो दिया गया है क्या वो ऊपर जो हमारा असर्शन है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं. तो आप देखोगे ये कहा कि यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काम आती है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं और वो वही फ्यूज होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं. जो ज्यादा अनस्टेबल होंगे वो ज्यादा ही क्या होंगे, फ्यूज होंगे. ठीक है, तो आपने देखा होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं तो उसमें वो एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस ही जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम जो है अनस्टेबल है सबसे ज्यादा, वो इसीलिए काम में आता है, तभी वो न्यूक्लियर फ्यूजन में रिएक्शन में वो काम आता है क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो रीजन है ये ऊपर स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. दैट मीन्स हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए, यहां पर दिया गया है assertion
क्या दिया गया है, बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। आपने जब आपकी एसिडिटी होती है तो आपने ये आप इनो लेते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। और आप देखोगे कभी जो आपके घर में पकवान बनते हैं या कुछ भी बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो वो एक्चुअली क्या करता है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारी जो एसिडिटी होती है उसे कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है, बेकिंग सोडा हेल्प रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। जो बेकिंग सोडा है वो स्टमक एसिडिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। दैट मीन्स ये ट्रू है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है असर्शन वो क्या है, ट्रू है। ओके, नाउ अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ पावरफुल नेचुरल क्लीनर। ये पावरफुल है और नेचुरल क्लीनर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये खुद ही अपने आप ही क्लीन करता है, हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा लेना नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, क्या दोनों जो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो रीजन है वो ऊपर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो आप देखो जो यहाँ पर बेकिंग सोडा है वो नेचुरल क्लीनर है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, स्टमक की एसिडिटी जो होती है उसे क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। वो क्लीनर है, दैट मीन्स वो हमारा जो स्टमक होता है वो साफ करता है, ठीक है, उसको बिल्कुल साफ रखता है। दैट मीन्स वो क्लीनर है, इसीलिए वो स्टमक की एसिडिटी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा नीचे रीजन है वो ऊपर असर्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए, सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, रीजंस दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कुछ ऑप्शंस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है असर्शन, क्या दिया गया है, प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे रीजंस क्या दिया गया है, प्लांट्स कंटेन फाइकोएरिथ्रिन द ग्रीन पिगमेंट, यहाँ पे एक पिगमेंट का नाम दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि प्लांट्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं, जो पौधा होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है, तो वो होता है क्लोरोफिल, ना कि ये जो हमें दिया गया है फाइकोएरिथ्रिन, ये नहीं होता। दैट मीन्स ये जो हमारा रीजन है ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पे ओनली कौन सा करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर जो असर्शन है वो तो करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में असर्शन क्या दिया है, कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। आप देखोगे ज्वेलरी जो आप बनाते हो गोल्ड और सिल्वर की बनाते हो, कॉपर की तो बनाते ही नहीं हो, ठीक है। आप कुछ पता होगा कि जो सिल्वर होता है वो महंगा होता है, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा महंगा है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि सिल्वर जो होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कॉपर से, ठीक है। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं रीजन की, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग होती है वो किससे होती है, कॉपर की होती है, क्योंकि वैसे गुड कंडक्टर तो सिल्वर भी है बट कॉपर भी गुड कंडक्टर है, और उसी से क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं होता, थोड़ा चीप होता है, तो इसलिए उससे क्या होती है, वायर की कोटिंग कॉपर से की जाती है। तो दैट मीन्स कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है लेकिन सेकंड जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज रीजन इज ट्रू। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर वी स्वेट लेस इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जब क्लाइमेट हमारा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, मतलब उमस होती है, तो हमारा पसीना कम बहता है, ये उल्टा हो गया, जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना ही हमें पसीना आता है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा हम पसीना जो होता है वो कम आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, जितना ज्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उतना ही ज्यादा पसीना आता है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ठीक है। अब रीजन की बात करते हैं, स्वेट इवेपोरेट्स क्विकली इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो स्वेट होता है वो हॉट क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जल्दी ही इवेपोरेट हो जाता है, क्या ये करेक्ट है,
ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हॉट में और ह्यूमिड क्लाइमेट में पसीना भी ज़्यादा आता है और हमारा जो पसीना है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो रीज़न हमें दिया गया है वो भी इनकरेक्ट है। मतलब यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, चलिए। सो इस बेसिस पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो ट्रू हैं या नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, या नॉर्मल इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे सही रीजंस बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर असर्शन क्या दिया गया है, डायमंड इज यूज फॉर कटिंग द ग्लास। जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट होता है, ठीक है, वो अनब्रेकेबल होता है, ठीक है। तो इस दो डायमंड जो होता है वो ग्लास को कट करने के काम आता है, ठीक है। ग्लास को जब हम कट करते हैं तो डायमंड भी उसमें काम आता है। दैट मीन्स जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है, असर्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हम यहाँ बात करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जितना ज्यादा डेंस हो, जो भी लिक्विड है या मेटल है, जितना ज्यादा डेंस होता है उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड क्या है, बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंस होता है, और वो जितना ज्यादा डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये रीजन है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। साथ में ये भी पता चलता है कि जो रीजन दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायमंड ग्लास को ब्रेक कर पाता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है इसलिए डायमंड हार्ड है, और हार्ड है इसलिए वो ग्लास को कट कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और साथ ही साथ जो रीजन हमें दिया गया है वो असर्शन जो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द वाटर कैप्ड इन द अर्थन पॉट कूल्स डाउन इन समर्स। आपने देखा होगा घर पे आपके मटकी रखी होती है, मिट्टी की बनी हुई, हम ज्यादातर दीपावली में भी लेकर आते हैं घर पे, उसकी पूजा वगैरह होती है, ठीक है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे मटकी ज्यादा यूज में ली जाती है। फ्रिज वगैरह ये सब तो रहते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो नेचुरल जो ठंडा करती है वो कौन होती है, मटकी, ठीक है। नेचुरल पानी जो ठंडा होता है उसके अंदर आप पानी रखोगे गर्मियों के टाइम पर और उसे रख दोगे घर के अंदर तो वो ठंडा करती है पानी को। तो वो क्या यहाँ पे करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट कि वो पानी को क्या कर देती है, ठंडा अपने आप। द वाटर कैप्ड इन द अर्थन पॉट, अर्थन मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है, वो कूल्स डाउन इन समर, अपने आप ही समर में क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन की बात करते हैं, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द पोर्स व्हिच कॉजेस कूलिंग। जो वाटर होता है, पानी जो होता है वो उसके ऊपर से इवेपोरेट हो जाता है उसमें से, इसलिए वो ठंडी रहती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। दैट जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है लेकिन रीजन यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये रीजन बिल्कुल है ही नहीं, ओके। चलिए आगे बात करेंगे हम, द बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे बोला है कि जो बल्ब होता है हमारा, जो बल्ब आपने देखा होगा घर पे लगा रहता है, आप जहां भी बैठे हो वहां पे बल्ब लगा होगा या ट्यूबलाइट लगी होगी। तो जो बल्ब होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, एक फिलामेंट होता है जिसकी वजह से वो बल्ब जलता है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो सिल्वर से बना होता है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो सिल्वर का बना नहीं होता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज पता होनी चाहिए कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, ठीक है। ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं ये आपके साइंस या एनवायरमेंटल ईवीएस वगैरह या सोशल स्टडीज इन सब पर बेसिस है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। आगे देखिए, सिल्वर डज नॉट मेल्ट, जो सिल्वर है वो मेल्ट नहीं होता है, ये सही है या गलत है,
ये बिल्कुल गलत है। सिल्वर मेल्ट होता है। आपने ज्वेलरीज देखी होंगी सिल्वर की, तो वो क्या होती है, मेल्ट होकर ही बनाई जाती है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ढांचे में वो ढालने के लिए सबसे पहले उसे मेल्ट किया जाता है। ओके, चांदी के बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें पहले मेल्ट किया जाता है और फिर उसको जो भी उसको साइज या जो भी इसको रूप देना होता है, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये भी हमारा जो रीजन है वो भी इनकरेक्ट है। तो सिल्वर मेल्ट होती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, चलिए। सो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और फैक्ट्स पढ़ेंगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।